नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, लैपटॉप सही है अभी। लैपटॉप में लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये हो जाता है कभी कभी। हेलो। हेलो। यस। यस अ- सर, आ रही है। अब सब सही है आ रहा है आवाज? आवाज। यस हाँ। सर। चलो ठीक है। मोबाइल लेके कहाँ गया? मोबाइल भेजो यार। रियांश, मोबाइल ला बेटा इधर, जल्दी दो। मोबाइल में क्या कर रहे हो तुम? मम्मा के मोबाइल में देखो, मेरा मोबाइल मत छू, ठीक है? ये बिजी है मोबाइल। क्या पंखा चला दो, गर्मी लग आवाज हाँ। आ रही है अब? एकदम पूरी आ रही है। बोलो मनीष। अब तो आ रही है, तुम्हारा शकल भी दिख रहा है भाई है। बस मनीष एसी ऑन कर लो भाई। वेट। आ गई ठंडी हवा, आ गई। भाई बहुत तेज लू मार रहा था इसीलिए एसी ऑन कर हो गया? चले अब स्टार्ट करें? अगर यस सर। यस एसी डीसी ऑन हो गया हो तो सर, वो चलो। क्लास का क्या हुआ सर? क्लास का? हाँ सर, वो ओपन होने वाला था ना कॉलेज। अरे उसकी बात बात में करेंगे, पहले इसको निपटा लें उसके बाद करते हैं, ठीक है? इसको ठीक कर है लेते सर। हैं, उसके बाद बात करते हैं कॉलेज के बारे में। बड़ी तो याद आ रही है कॉलेज की। हाँ, ये बहुत एक्टिव रहता है ना, इसीलिए। ज्यादा ठंडा हवा लग गया है। अभी लग देखना गया 5 मिनट में आने लगेगा, बाबू बाबू शुरू हो जाएगा। सर। हाँ। चलो तो खट पट होगा। यहाँ थे हम लोग इंडस्ट्रियल। वो तो अक्षत करता है सर। मैं ये बोल रहा था कि प्रोसेस हीटिंग का मतलब क्या है और को जनरेशन का मीनिंग समझा रहा था आपको। प्रोसेसिंग हीटिंग क्या होता है कि एट द सेम टाइम पे आपको एक ही सिस्टम से पावर भी मिलेगा, एज वेल एज आप क्या करेंगे, हीटिंग के लिए भी यूज करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? को जनरेशन प्रोसेस कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस हीटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यू की कंट्री है, वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर वेरी लो होता है। तो जो पावर प्लांट से जो हमारा एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो कंडेंसर में कूल होने के लिए जाता है, या कूलर जो कूलिंग टावर होता है उसमें जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, उसको कूलिंग टावर में भेजने से पहले क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू घरों में भेजते हैं। घरों में वो पाइपलाइन के थ्रू वार्म वाटर जाता है जो कंडेंसर से निकल रहा है, और उसमें हीट एक्सचेंजर लगा के क्या कहता है, रूम को वार्म अप करने के लिए वहां पे है सो उसको यूज किया जाता है। फिर वहां से जब वाटर आता है, तब तक वाटर ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे चला जाता है, और फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं कूल डाउन हुआ है तो स्लाइटली वो कूलिंग टावर में भेज के कूल करके फिर पंप के थ्रू बॉयलर में भेज दिया जाता है, प्रोसेसिंग करके। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जिसमें कि पावर भी अब मिल रहा है आपको, और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को आपने प्रोसेसिंग हीटिंग के लिए यूज कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? को जनरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसी को हम लोग को जनरेशन बोलते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग का क्या मतलब है कि अगर इंडस्ट्री में सपोज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जितने भी आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें आपको डाई वगैरह के लिए स्टीम यूज होता है। तो जो पावर प्लांट है, उससे जब ऑलरेडी जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारा वहां से टरबाइन से एक्सपेंड होके, जो हॉट स्टीम जो निकलता है, वो ऑलरेडी टेम्परेचर उसका हाई होता है। तो उसको यूज कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं इंडस्ट्री में, उसको डाई वगैरह के लिए या जो भी करना है उसके लिए यूज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद है सो जो अब जो वाटर यूज होगा वो फ्रेश वाटर आपको प्रोसेसिंग करके उसको बॉयलर में भेजते हैं। तो ये प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग का काम बोलते हैं। तो अब रही बात की, अगर प्रोसेसिंग हीटिंग वाली करना है तो सिंपल है, आपने वाटर हीटर लगा, सोलर वाटर हीटर लगा लिया, उससे आपका वाटर हीट हो गया, और उसको आपने अपने इंडस्ट्रियल पर्पज से आपने उसको यूज कर लिया।
ठीक है। इन ईयू मतलब आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसकी बात हो रहा है। 2/3 ऑफ द इंडस्ट्रियल एनर्जी डिमांड कंसिस्ट ऑफ हीट रेदर देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब 2/3 कहने का मतलब कितना हो गया कि 75% अप्रोक्सीमेटली जो है इनको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रेदर देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप सोच लिए अगर सोलर एनर्जी हम वहाँ पे यूज करते हैं तो मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी इनकी फुलफिल हो जाएगी। अब रही बात कि क्या वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो है सन का जो इरेडिएशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड कंट्री है तो सन की इरेडिएशन कम है, ठीक है। बट ये है कि अपने यहाँ से जो स्काई वगैरह डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है ज्यादातर आइसी एरिया है, आइस कैप ज्यादा है, तो उस वजह से क्या है डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है वहां पे। आपको जो भी सनलाइट आ रहे हैं जितनी भी आ रहे हैं उसकी इरेडिएशन प्रॉपर इरेडिएशन मिलेगी एंड डिफ्यूज रेडिएशन भी मिलेगी, ठीक है। तो उस केस में आपको हीटिंग प्रोसेस आपके इतना तो जितना यहाँ पे आपको इरेडिएशन मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी लोकेशन क्या हो रहा है दूर पड़ रही है। तो उस वजह से उसको इरेडिएशन कम मिलेगा, लेकिन जितनी भी मिलेगी उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी। आपके यहाँ जो है उसकी यूटिलाइजेशन कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूज ज्यादा हो रहा है, डायरेक्ट आपको कम आएगा। क्योंकि डस्ट पार्टिकल आप देखें दिल्ली एनसीआर में अगर देखेंगे तो हम इन 12th मंथ अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ जो है हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो डस्ट पार्टिकल और पोल्यूशन से कवर्ड होता है। तो उनके लिए ये बेनिफिट है। जैसे लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लो है लेकिन वहाँ पर क्या है स्काई क्लियर होता है, तो सनलाइट जो आ रहा है वो डायरेक्ट रेडिएशन प्रॉपरली पड़ रहा है, वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे, कभी क्लाउडी है, कभी आपका डस्ट पार्टिकल मेजर्स ऑफ डस्ट पार्टिकल है, पोल्यूशन है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका इरेडिएशन जो है आ रहा है उस डस्ट पार्टिकल से डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूज होगा तो सोलर थर्मल हीटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा बेटर नहीं हो पाएगा। जितनी इरेडिएशन आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो यूटिलाइज हो रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन जो कोल्ड कंट्री है वहां पे क्या है जितनी इरेडिएशन आएगी उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, तो ये बेनिफिट है वहां पे। अब क्या है अबाउट 50% ऑफ द इंडस्ट्रियल हीट 50% of industrial heat demand is located at the temperature up to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका इसमें यू में जो है जो इसमें 50% जो इंडस्ट्रियल का जो हीट जो आपने देखा 75% उनकी थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और 75% में से जो है 50% इंडस्ट्रियल हीट जो है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, अगर ईटीसी का आप देखें तो ईटीसी का टेम्परेचर कितना जा रहा था, ईटीसी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 समथिंग जा रहा था, 200 मतलब ये फुलफिल नहीं करेगा। अगर आपने जो ये ईटीसी का टेम्परेचर था मैंने कल बताया था वो कितना था, ये देखिए ईटीसी ये था, ईटीसी कहाँ जा रहा है 50 से 200 जा रहा है। लेकिन कंपाउंड पैराबोलिक थोड़ा सा इसको कर दो अंधेरा हो गया, कंपाउंड पैराबोलिक कितना होगा 60 से 250। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट फुलफिल नहीं करेगी, ये नीचे वाली स्लाइटली कर सकते हैं। लेकिन इस सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम में अगर देखें लीनियर एलएफआर देखिए या फिर पीटीसी देखिए या सीटीसी देखिए, ये सभी इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। 60 से 300 250 300 ये सभी का रिक्वायरमेंट, और ये तो सबसे ज्यादा ही है। ये जो आप देख रहे हैं हेलियो स्टेट जो आपका देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा है टेम्परेचर, तो इनकी रिक्वायरमेंट यहीं पे फुलफिल है। मीडियम टेम्परेचर रेंज का जो हमारा सिस्टम है वो इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ज्यादातर हम लोग, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन जो होगा वो उतना नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हीट एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट, इसीलिए दिखा रखा है कि 33% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, और 67% हीट एनर्जी है। और हीट एनर्जी के लिए आप सोलर इज वन ऑफ द बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए मार्क्ड पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग, जो फूड एंड बेवरेज में जैसे ड्राइंग अभी बताया था आपको, वॉशिंग, उसके बाद पेस्चरिंग, बॉइलिंग, स्टेरलाइजिंग, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, ये सब में आपका ये टेम्परेचर रेंज होता है। जो इस टेम्परेचर को अगर देखें तो हमारा ईटीसी फुलफिल कर रहा है, और हमारे यहाँ तो इजी फुलफिल होगा क्योंकि हमारे यहाँ इरेडिएशन प्रॉपर है। तो ये जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं ईटीसी अगर आपने लगा लिया, आपके ये इंडस्ट्री जो है जो ये यूज कर रही है, ये इजिली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप
देखिए कितना जा रहा है 100 टू 160, 60 टू 140, ये भी ईटीसी फुलफिल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए केमिकल इंडस्ट्री में ये जो है बॉइलिंग तक तो ठीक है, लेकिन डिस्टिलिंग जो है ये आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो इसके लिए आपको आईएफआर यूज करना पड़ेगा। तो आईएफआर के थ्रू आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। ऑल सेक्टर में देखिए प्री हीटिंग और बॉयलर, फीड वाटर हीटिंग और प्रोडक्शन वाल, ये दूसरी बात देखिए चीजें क्या है, अगर हम चाहें हम ठीक है सोलर थर्मल पावर के अलावा हम थर्मल पावर यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, अगर हम वाटर को सोलर से उसको हीटअप करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि 24 आवर हमारे सन से आवर मिलता रहेगा, सन पीक आवर में तो हमें इरेडिएशन प्रॉपर मिल रहा है। जो हम थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, हम चाहे तो उसकी एफिशिएंसी को ग्रो कर सकते हैं। कैसे? जो वाटर हम बॉयलर में सप्लाई कर रहे हैं उस वाटर को क्या कर दे, प्री हीट कर दे सोलर हमने वाटर हीटर लगा लिया या सोलर ईटीसी लगा लिया या फिर जो आईएफआर है या पीटीसी है, ये सब आपने लगा लिया कोई भी, उसमें से क्या किया आपने, पहले उससे सोलर से हीट किया। अगर सोलर से आपका डिजायरनेस स्टीम जनरेट हो गया तो आपका डिजायरनेस फुलफिल हो गया, सुपर हीटेड हो गया। अगर नहीं ये फुलफिल हो रहा है तब आप क्या करेंगे, कोल थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें आप ले जाएंगे, वहां पे कोल को आप यूज करके और जो रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है, जितना हीट उसको सप्लाई होना चाहिए था प्रॉपर सुपर हीटेड स्टीम लेने के लिए, हम उतना हीट सप्लाई कर लेंगे। तो इन द सेंस क्या होगा कि वहां भी हमारा कोल का जो कंज्यूमशन है वो कम हो जाएगा। अगर आपने सोलर से प्री हीट किया है तो जो वाटर प्री हीटर ऑलरेडी बॉयलर में यूज होता है, पावर प्लांट में ऑलरेडी यूज होता है वाटर प्री हीटर, लेकिन उसमें क्या करते हैं जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसके थ्रू जो वाटर आ रहा है बॉयलर में उसको हीटअप करते हैं, तो सलेक्टली पार्ट ऑफ द एनर्जी जो कोल से यूज करना था उनको वो सेव हो जाता है। तो हम उसी सेंस को अगर वहां पे मॉडिफाई करें, जो वाटर प्री हीटर यूज कर रहे हैं, वाटर प्री हीटर निकलने के बाद आपका वाटर कहाँ चला जाए, सोलर वाटर हीटर में चला जाए, और सोलर वाटर हीटर क्या कर दे, जो उसको हीटअप करे। अगर वो हीट करके डिजायरनेस जो बॉयलर में जो हमें जो स्टीम लाइन में चाहिए सुपर हीटेड स्टीम वो फुलफिल करा दिया, तो ठीक है, हम हमारा जो कोल जो फर्नेस है वो फर्नेस ऑन नहीं करना है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सपोज दैट अगर वो टेम्परेचर नहीं अचीव कर पा रहा है तो वही क्या होगा, वाटर चला जाएगा आपका बॉयलर में और वहां पे फर्नेस ऑन हो जाएगा, कोल फर्नेस, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना वो टेम्परेचर देगा, वो स्टीम में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। और सर्टेन पार्ट ऑफ द कूल एनर्जी जो हम यूज कर रहे थे, जो हमारे लिए हमारे एनवायरमेंट के लिए जो हार्मफुल है और जो धीरे धीरे क्या हो रहा है उसकी कैपेसिटी जो कोल हमारे पास है वो समाप्त हो रहा है, तो हम उसको कम यूटिलाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें इंडिपेंडेंसी यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि सोलर हमें 24 आवर नहीं अवेलेबल है, तो हम इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे भी हमारा क्या हो जाएगा कि एनर्जी जो आप सोर्स जो कन्वेंशनल सोर्स आप यूज कर रहे हैं ये थर्मल पावर प्लांट में, उसको आप सेव कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी चीजें एक हो सकती है कि मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सोलर थर्मल पावर। सोलर थर्मल पावर में आप देखिए डायरेक्ट मींस ऑफ फोटोवोल्टेक, आप तो फोटोवोल्टेक सिस्टम का तो कुछ करना नहीं है, आपने डायरेक्ट फोटोवोल्टेक सिस्टम लगाया और 2 वायर कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सिस्टम आपका तैयार हो गया, करंट जनरेशन से इजीली आपका होने लगा। जितने बड़े आप कैपेसिटी लगाएंगे उतना ज्यादा मिलेगा, जितना कम लगाएंगे उतना कम मिलेगा। ये चीजें हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर रखा है। इनडायरेक्ट मींस में क्या है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर। कंसंट्रेटेड सोलर पावर जितने भी चीजें हमने अभी तक पढ़ा है जो थर्मल पावर में, वो सारा कंसंट्रेटेड है सोलर पावर में, ठीक है। तो इसको यूज करके हम सोलर पावर को प्लांट डेवलप कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में ये सब है, ये जो आप देख रहे हैं जो हाई टेम्परेचर में जो नीचे आपने 3 देखा था वो तीनों ये है। ये आपका डिस्क है, उसके बाद ये क्या है आपका आईएफआर ये था, और ये था आपका सिलिंड्रिकल वाला, क्या नाम था इसका, पैराबोलिक करके था ना कुछ, ये तीनों, ये जो आप देख रहे हैं पैराबोलिक डिश, ये तो डिस्क रिफ्लेक्टर जिसमें वो एंटीना टाइप का लगा वो डिस्क रिफ्लेक्टर है। हेलियोस्टेट फील्ड कलेक्टर जो फील्ड में चारों तरफ वो रिफ्लेक्टर लगे हैं, बीच में एक टावर लगा, वो इसकी टेम्परेचर सबसे ज्यादा। ये है सिलिंड्रिकल सीटीसी, सीटीसी जो है सिलिंड्रिकल टॉप कलेक्टर, जिससे सेंटर से वो जा रहा है, ट्यूब सा लगा वो सिलिंडर है, इसकी भी 300 डिग्री से। तो ये तीनों सिस्टम हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए, पावर प्लांट के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर अचीव करा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको अचीव करा है, हेलियोस्टेट जो है, एचएफआर, पीडीआर एंड सीटीसी, ये है आपका।
ठीक है। तो ये तीन चीज जो सिस्टम है सोलर थर्मल का, इसको हम लोग पावर प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारा जो सोलर जो स्टीम जनरेट होता है सुपर हीटेड स्टीम, ये इजीली हमें सुपर हीटेड स्टीम कन्वर्ट करके दे सकता है। बट इन ये आपको डे में ही देगा, नाइट में अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सनलाइट नहीं होगा। ये देखिए इसमें है, ये आपका कंसंट्रेटर होता है इन द सेंटर में, ये सारा रिफ्लेक्ट होके ये सेंटर पे पड़ेगा। सेंटर पे पड़ने के बाद इसमें वाटर आपका सप्लाई होगा। वाटर क्या होगा आपका, हीटअप होके स्टीम जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट होकर आपका टरबाइन पे जाकर एक्सपेंड हो जाएगा। ये है आपका पैराबोलिक कलेक्टर। ये इसमें देखिए यहाँ पे ये रिसीवर लगा हुआ है और इस तरह से नंबर्स ऑफ डिस्क लगे होते हैं, नंबर्स ऑफ। ये तो एक ही रिसीवर है ना इसके साथ, इस तरह से आपने सीट लगा दी। अब जितना बड़ा आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए और टोटल का टोटल जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, यहाँ पे आके कंसंट्रेट होगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वर्किंग लिक्विड, ये मे बी वाटर हो सकता है या सिंथेटिक ऑयल जो आपको बताया था वो आप यूज कर सकते हैं। और उससे आप क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर के थ्रू, अगर वाटर यूज करें तो डायरेक्ट आप टरबाइन पे ले जाइए, एक्सपेंड करा लीजिए, पावर आपका जनरेट हो जाएगा। नहीं आप सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप हीट एक्सचेंजर लगा के वाटर को आप क्या कीजिए, स्टीम में कन्वर्ट करिए। अब वो स्टीम टरबाइन पे जाएगा, एक्सपेंड होकर आपको पावर जनरेट। और ये है आपका हेलियोस्टेट वाला जो सबसे ज्यादा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो आप देख रहे थे, नंबर्स ऑफ, ये आपका कई एकड़ में ये रिफ्लेक्टर लगा होता है और ये रिसीवर लगे होते हैं। और ये सारे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाते हैं, यहीं पे कंसंट्रेट होते हैं, ये जो रिसीवर लगा हुआ वहां पे। और इसकी टेम्परेचर आपने अभी देखा 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जाता है। जो गैस टरबाइन आपने पढ़ा है, गैस टरबाइन में भी इतना हाई टेम्परेचर जाता है, तो वेरी हाई टेम्परेचर तक ये अचीव कराता है। तो ये आपका जो है, इसको आप पावर प्लांट आप यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही यानी कि सूटेबल है। और लेकिन इसकी कॉस्टिंग और जो प्लांटेशन जो आप इंस्टॉलेशन है, ये बहुत ज्यादा लेंदी है और कॉस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि एरिया भी आपको ज्यादा चाहिए। उसके बाद आपको रिफ्लेक्टर जो लगा रहा है, रिफ्लेक्टर आपको लगाने हैं। उसके बाद एक्सपर्ट जो इंजीनियर होने चाहिए वो। हाँ हिमांशु बताओ बेटा, हिमांशु जायसवाल। सर चलो। ये जो आप बता रहे हैं, हेलो, हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। हेलो हाँ हिमांशु बताओ। सर, ये आप जो एक टावर बता रहे हैं, इसका शैडो भी तो आता होगा पैनल पे। क्या था शैडो, इसका शैडो? हाँ इसका शैडो, अगर सपोज दैट ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो है। ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टर जो है आपका सेंसिबल होता है, जैसे आपका सूरजमुखी का पौधा होता है ना, उसी तरह से ये टर्न करता है ये रिफ्लेक्टर। ये अब सपोज जैसे ये शैडो दिखा रहा है, ये ठीक है, ये शैडो आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिसीवर इस तरह से बना रखा है, तो ह्यूज कैपेसिटी लगा हुआ है, तो एक लाइनिंग यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये शैडो आ रहा है। लेकिन बाकी इतना ज्यादा लगा होता है ना, मैंने बताया एकर्स, माने नंबर्स ऑफ एकर्स में ये रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। हाँ बताइए। लेकिन ये जो जितने भी सीरीज में लगे रहेंगे वो तो सभी काम करना बंद कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सीरीज पैरेलल की बातें नहीं है। आपने बचपन में कभी वो शीशा लिया है, शीशा लेके आप अपने ब्रदर को या सिस्टर को क्या करते थे, जब सन से लाइट आता था यहाँ से रिफ्लेक्टर उसके चेहरे पे मारते थे, आपको याद है? जी जी सेम चीजें ये है बेटा, जी सर। वो सनलाइट आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके क्या कर रहा है, वहां पे उस पॉइंट पे जो हम किसी के चेहरे पे जो मार रहे थे ना, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है, उस रिसीवर पे जा रहा है। तो ये सारा का सारा जितना भी ये रिफ्लेक्टर है सभी यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है। और इस तरह से इसको डिजाइन क्या होता है, ये इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसमें एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, ताकि इसका कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे आना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ये चीजें नहीं होगी तो ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ये वो टेम्परेचर को अचीव नहीं। और इसीलिए है कि इसका टेम्परेचर हाई जा रहा है, क्योंकि जितना भी हीट ये इस सरफेस पे पड़ना चाहिए था वो सारा रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रहा है, ये पूरे सरफेस का। और जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टर बनाएंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर अचीव करेगा ये। तो इसमें हाँ ये चीजें आपने क्वेश्चन सही पूछा कि अगर सपोज द सन इधर से है तो इधर से ये शैडो पड़ेगा, तो एट दैट टाइम पे ये जो रिफ्लेक्टर है आपका काम नहीं करेगा। लेकिन होता है क्या है, इसमें ह्यूज कैपेसिटी लगा हुआ है, तो ये जो सिलिंड्रिकल टाइप का ये जो शैडो आ रहा है आपको बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि शैडो उस पे आता है बहुत कम ही आता है, क्योंकि ये पिलर टाइप का है, लंबा सा लगा हुआ है, तो बहुत ज्यादा शैडो नहीं था। जितने आएंगे इतने ये नहीं काम करेंगे, बाकी काम करते रहेंगे उस समय। तो ये फोटोवोल्टेक सिस्टम नहीं है कि हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो अगर एक पे शैडो आ गया तो वो इंटरप्ट हो गया, करंट वहां से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, तो हमारा ये सीरीज ऐसो डैमेज हो गया। ये क्या है, ये तो एक तरह का रिसीवर है,
ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये रिसीव कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। नंबर्स ऑफ रिसीवर देखिए लगा रखा है, कई एकड़ में है तो ये रिसीव कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, इस टावर में यहाँ से ये वाटर या प्रोसेस लिक्विड जो होगा, जो भी जो वर्किंग लिक्विड होगा वो जाएगा, वो यहाँ पे हीटअप होगा और हीटअप होके फिर वो रिटर्न चला जाएगा। अगर वाटर जा रहा है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपका टरबाइन में जाके एक्सपेंड होके पावर जनरेट कर देगा, फिर वो रिसर्कुलेट होकर यहाँ जाएगा। अगर आपने सिंथेटिक ऑयल यूज कर रखा है तो ऑयल कहाँ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, चला जाएगा हीट एक्सचेंजर में, वाटर को अपना हीट दे देगा, फिर वो कूल डाउन होकर यहाँ पे चला आएगा। तो ये प्रोसेस इसमें चलते रहता है। तो ये तीनों प्रोसेस जो है हम लोग पावर प्लांट के लिए सोलर के केस में इन द सेंस ऑफ सोलर थर्मल पावर में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसकी ह्यूज कैपेसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने का। अब इसकी देखिए, इसके जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा टेम्परेचर ये बढ़ा देगा। सपोज दैट यहाँ से वाटर फीड हो रहा है और अदर इंड पे निकलेगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर उसको हीट मिलता रहेगा, हीट मिलता रहेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा लेंथ बढ़ा दिया है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। अगर आपने कम रखेंगे तो कम मिलेगा। इसमें है कि अगर ये डिस्क का साइज आपने बढ़ा दिया, जितना ज्यादा आप बढ़ा दिया, नंबर्स ऑफ डिस्क लगा देंगे तो इस पे क्या होगा, रिसीवर पे जो रिफ्लेक्ट होके हीट आएगा वो ज्यादा आएगा। इस साइड में इसी तरह का लगा हुआ है, उसमें क्या नंबर्स, उसका मैं वीडियो अभी शेयर करूंगा जब ये हो जाता है। तो उसमें नंबर्स ऑफ डिस्क लगे हुए छत पे, वो 80 टन के आसपास बता रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी है, जो वेट है। और वो सारे डिस्क क्या है, एक ही पॉइंट पे फोकस हो रहा है। अब सारा रिफ्लेक्टेड जो हीट आ रहा है सन से वो एक पॉइंट पे जा रहा है और इस रिसीवर से वो स्टीम वाटर सप्लाई करके स्टीम जनरेट कर देते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि शायद सिटी साई की जो, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन वो खाना वगैरह जो बनता है बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टीम यूज करते हैं। ये देखिए, ये प्रोसेस दिखा रखा है कि कैसे आपका पावर प्लांट, जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है, वो कैसे काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड व्हेन द कंसंट्रेटेड लाइट इज कन्वर्टेड टू हीट एंड देन ड्राइव अ हीट इंजन, यूजुअली अ स्टीम टरबाइन व्हिच इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। अब ये देखिए, ये आपका लगा हुआ है कंसंट्रेटेड पैराबोलिक ट्रफ लगा हुआ है, ये इस तरह के ये लाइनिंग है, ठीक है। यहाँ से सनलाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है इसी लाइन पे। ये आपका नंबर्स ऑफ ये सीरीज एंड पैरेलल में लगा रखा है, इस तरह से एक है, फिर दूसरा है, तीसरा है। जितना बड़ा आप लगाना चाहते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना आपका बजट है, जितनी आपके पास लैंड है, एज पर दैट आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से ये आ गया वाटर स्टीम जनरेट होके, ठीक है। ये आपका सोलर ये थर्मल स्टोरेज टैंक है, इस टैंक में आप स्टोर कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका कोल्ड टैंक है, ये आपका हॉट टैंक है, ताकि रिजर्व रहे आपका सिस्टम है। सो ऐसा ना हो कि सनलाइट चला गया तो ये बंद हो जाए, इसमें रिजर्व रहेगा। यहाँ से क्या हो गया, हॉट स्टीम आया टरबाइन पे एक्सपेंड हो गया। टरबाइन क्या करेगा, जब रोटेट करेगा तो जनरेटर को चलाएगा, और जनरेटर जब चलेगा तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, कहाँ चला गया, ये ग्रिड में हमारा चला गया, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद जो आपका कंडेंस्ड होता है लिक्विड, कंडेंस्ड होने के बाद आपका जो स्टीम कंडेंसर है, आप जो कूलिंग टावर वगैरह में जाने के बाद कूल डाउन होके फिर ये वाटर क्या होगा, प्रोसेसिंग हीटिंग होगा। प्रोसेस हीटिंग होने के प्रोसेसिंग होगा उसका वाटर का, प्रोसेसिंग में वो कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि वो रस्टिंग टस्टिंग ना करे। फिर उसके बाद इसको टैंक में फीड कर दिया जाएगा, फिर इसी टैंक से क्या करेगा, ये निकल के फिर इधर को नंबर्स ऑफ सीरीज में ये कंटिन्यूसली आपका वर्क करता रहेगा। जब तक आपका सनलाइट डे में अवेलेबल है तब तक ये कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। देखिए, सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए और सोलर थर्मल के लिए सन पीक आवर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी आपका सनराइज हुआ आपको जो है ये हीट देना स्टार्ट कर देगा, अर्ली इन द मॉर्निंग से आपको हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सोलर फोटोवोल्टेइक भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन सोलर फोटो, हाँ हर्ष भारद्वाज, सर ये जो कॉमन टैंक लगा हुआ है बीच में, ये किस काम का है? कॉमन टैंक कहाँ, कॉमन टैंक है ये, मतलब ये थर्मल स्टोरेज टैंक है। टैंक। ये कोल्ड टैंक है, ये हॉट टैंक है। जो यहाँ से आ रहा है ना हॉट वाटर, जो स्टीम बन के आ रहा है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला कोल्ड टैंक है, इसमें वाटर स्टोर हुआ, और ये कोल्ड टैंक से ही निकल के इधर को आ रहा है, ये फीड हो रहा है, यहाँ से फीड हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट होके यहाँ पे जा रहा है। जो जाना है टरबाइन में जाएगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग वाल्व लगा होगा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। ये आपका तो सर ये बीच वाला जो टैंक है इसका क्या काम है? ये तो कनेक्शन है ना, ये दोनों के बीच का कनेक्ट कर रखा है। इससे क्या होगा कि अगर ये देखो, जैसे वायलर जो होता है, तुमने वायलर नहीं देखा होगा, तो वायलर में यहाँ तो तुम्हें कनेक्शन दिखा रहा है ना, वहां पे कनेक्शन में क्या होता है, इनलेट ये राइज कमर होता है, डाउन कमर होता है। राइज कमर क्या होगा कि वायलर में ऊपर की ओर वाटर आएगा, वायलर में आएगा। डाउन कमर से क्या होगा, जो आपका वाटर है वो कहाँ जाएगा, आपको फर्नेस में वो ट्यूब के थ्रू जाएगा हीट होने के लिए। तो एक ही
सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है बॉयलर, जो उसमें वो आपका हॉट वाटर एंड कोल्ड दोनों ही स्टोर रहता है। तो जो ऑब्वियस ही बात है, जो हॉट वाटर होगा क्या होगा, ऊपर स्टोर हो जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको, ये रिसीवर कनेक्ट कर रखा है, ये जो आप देख रहे हैं रिसीवर, ये आपका रिसीवर है, रिसीवर कनेक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन कभी भी ये हॉट वाटर इधर नहीं जाएगा, जब भी आएगा तो इधर ही आएगा। और ये क्या है, कोल्ड वाटर है, ये जब भी आएगा तो ये इधर, क्योंकि कोल्ड क्या होगा, इसके हॉट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बैरियर बना होगा, ठीक है। ये बैरियर बना होगा, तो ये इधर की फ्लो कर रहा है, ये आपका इधर की ओर फ्लो कर रहा है। ये आपको इसे समझाने, ना लगाएं तो भी कुछ फर्क नहीं है सर? नहीं नहीं लगाते हैं तो आप सेपरेट इसको कनेक्ट कर लीजिए, इसको ऐसे, इसको अलग अच्छा। कनेक्ट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये आप सिंपल सा है कि ये स्टोरेज टैंक है, इसके लिए इतना ज्यादा वो नहीं है। आप एक टैंक से भी काम चला सकते हैं। जो आपका बॉयलर होता है, जो आप देखेंगे बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर जो आप यूज करते हैं, उसमें एक ही होता है, आपने देखा होगा। उसी में आपका स्टीम भी रहता है, उसी में आपका जो फीड वाटर है वो भी रहता है, नीचे आपका फीड वाटर रहता है, ऊपर क्या होता है, स्टीम रहता है। और जब भी स्टीम का जो आउटलेट सेक्शन बनाया जाता है, अपर पार्ट से बनाया जाता है, जब वो प्रेशराइज होता है तो ऊपर से निकलता है, जबकि फीड वाटर जो होता है वो बॉटम से निकलता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड होता है, यही रीजन होता है। जी सर। तो सिंगल टैंक भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ सोल, हिमांशु जायसवाल, हाँ बेटा बताओ हिमांशु। हेलो सर, हाँ, इसमें हाँ। टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इसमें 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 टेम्परेचर को रेगुलर, देखिए ये टरबाइन जो होता है, आप जो टरबाइन डिजाइन करते हैं, तो इस डिजाइन करने के वक्त ये डिसाइड किया जाता है कि इस पे सबसे पहले तो जो हमारा स्टीम जाना चाहिए शुड भी सुपर हीटेड होना चाहिए, कभी भी वो हमारा वेट नहीं होना चाहिए। सुपर हीटेड क्या होना चाहिए कि जितना सुपर हीटेड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये टरबाइन हमारा इफिशियंट रहेगा, इसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, समझे। क्यों? क्योंकि अगर उसमें वेट होगा, सर्टेन पार्ट ऑफ द लिक्विड होगा या मॉइस्चर होगा, तो वो क्या करेगा, उसके ब्लेड को जाकर रस्टिंग कर सकता है। तो इसीलिए मेन पर्पस जो होता है टू सप्लाई द सुपर हीटेड स्टीम टू द टरबाइन। जब भी आप हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं तो शुड भी सुपर हीटेड होता है। जो बॉयलर से जो हमारा स्टीम आता है उसको सुपर हीटर में भेज के सुपर हीटेड करते हैं। अब रही बात कि कितने टेम्परेचर पे, 100 से एबव कितना, 130, 140, 150, ये डिपेंडिंग ऑन कि इस टरबाइन की कैपेसिटी कितनी है और ये कितना पावर जनरेट कर रहा है। वो जब आप डिजाइन करेंगे तब आप डिसाइड करेंगे कितना टेम्परेचर पे ये जाएगा। और यहाँ पे एक वाल्व लगता है, जो सप्लाई वाल्व होता है, वो मॉनिटर करेगा, उस टेम्परेचर के अनुसार ये कंट्रोलिंग होता है। आपको याद होगा, अगर आपने एयर कंडीशनिंग का वो किया होगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो आपने उसमें देखा होगा, ईएसपी वाल्व लगा होता है, जो वो क्या करता है, उसका फ्लो को मेंटेन करता है। जब एयर कंडीशनिंग का आपने देखा होगा, तो फ्लो को मेंटेन कैसे करता है, जब आपका कूलिंग लोड बढ़ता है तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो और ज्यादा हो जाता है, जब कूलिंग लोड कम होता है तो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कम कर देता है। सेम यहाँ पे चीजें लगी होती है। जो जो भी आप टरबाइन डिजाइन करेंगे उसकी एक कैपेसिटी डिसाइड कर देंगे, उसको फ्लो इतना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट वाल्व, जो फ्लो वाल्व जो लगेगा वो उस हिसाब से लगेगा, और उसकी टेम्परेचर वगैरह वहीं से रेगुलेट होगी। पैनल वगैरह लगे होते हैं, उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, और उसी टेम्परेचर पे यहाँ पे स्टीम सप्लाई होगा। उससे अगर बिलो है तो वो स्टीम अंदर को नहीं जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग यूनिट है, जो इलेक्ट्रिकल वाले उसको डिजाइन करते हैं और इसको सप्लाई करते हैं। तो उसके बाद ऐसे समझना। सर लेकिन बाकी जो रेडिएशन तो फिर वो तो लॉस में जाएगा फिर। नहीं लॉस में नहीं, टेम्परेचर और अधिक। नहीं लॉस में नहीं जाएगा ना। ये क्या होगा, अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ के इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर होगा। फिर यहाँ से जो हाई टेम्परेचर आएगा वो इसके साथ मिक्सअप होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लो टेम्परेचर वाले का टेम्परेचर और बढ़ा देगा। तो जब तक ये मेंटेन नहीं हो तब तक इसको इधर पास नहीं होने देगा। जो आपका डिजायरनेस है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अगर आपकी कैपेसिटी लो है तो आप लो टेम्परेचर रखेंगे, 110, 105। अगर आपकी ज्यादा है तो और ज्यादा। सिंपल सी बात है कि सुपर हीटेड में जितना ज्यादा आपका सुपर हीटेड होगा उतना ज्यादा पावर आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा प्रेशराइज होगा, उतना ज्यादा एक्सपेंशन कैपेसिटी होगी उसकी टरबाइन पे। और जितना स्टीम आपका सुपर हीटेड है उतना ज्यादा एक्सपेंशन कैपेसिटी, मतलब उसका उतना वर्क आउटपुट मिलेगा। आपको अगर रैंकाइन साइकिल याद होगा तो आप याद कीजिए कि जो वर्क आउटपुट जो निकालते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, जब हमारा सुपर हीटेड में वो जाता है, तो जितना ज्यादा वो सुपर हीटेड होगा उतना ज्यादा वर्क आउटपुट हमें मिलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन की कैपेसिटी, अब इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप सुपर हीट कर ले, क्योंकि सोलर हम यूज कर रहे हैं, जितना ये कर सकता है आप यहीं पे डिजाइन कर लो ना, यहीं पे ये डिजाइन हो जाता है। यहाँ पे फीड वाटर हम देंगे, इसको इसका लेंथ कितना रखें कि हमारा यहाँ पे जो वाटर आए वो हाँ। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर कभी क्लाउडी हो गया या कुछ इस तरह का हो गया, तो ये जब निकलेगा तो वो टेम्परेचर नहीं होता, फिर ये रिसर्कुलेट कर देगा इसको। ये रिसीवर इसीलिए ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसीलिए लगा रखा है, अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं देगा तो सर्कुलेट रिसर्कुलेट करता रहेगा।
फिर ये जब टेम्परेचर आ जाएगा इस टैंक में स्टोर रहेगा, फिर यहाँ से सप्लाई होता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो वो डिजाइन का है, आप डिजाइन कर सकते हैं, वो आपके टर्म एंड कंडीशन लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसे हम ये सेंसर बेस्ड सिस्टम बनाएं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करें और तभी जो है हमारा स्टीम टरबाइन में जाए। लेकिन टरबाइन का सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी स्टीम सप्लाई होगा शुड बी सुपर हीटेड, जितना ज्यादा सुपर हीटेड उतना ज्यादा पावर आउटपुट, जितना कम सुपर हीटेड उतना कम वर्क आउटपुट। अगर वो वेट है तो फिर टरबाइन की लाइफ कम होगी, जो टरबाइन आपको 10 साल चलना चाहिए वो आपका 3 से 4 साल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी ब्लेड जो हो जाएगी रस्टिंग हो जाएगी, वो ब्रेकआउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। चले आगे। जयसवाल, हिमांशु, यस सर। क्लियर? चले? यस सर। चलो, ये कुछ डेटा दे रखा है कि पैराबोलिक ट्रफ टाइप का, टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट पैराबोलिक ट्रफ है। तो एनुअल सोलर टू इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 15%, लैंड एक्यूपेंसी लार्ज रिक्वायर्ड है, वाटर कूलिंग 3000 लीटर पर मेगावाट आवर, 3000 लीटर जो है पर मेगावाट के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। स्टोरेज पॉसिबल, यस, बट नॉट एट विथ डीएसजी। ठीक है, डायरेक्ट ये जो आपका जैसे डीएसजी क्या कहते हैं इसको, डीजी वाला जो सिस्टम होता है, यस बट नॉट एट विद द डीएसजी। डीएसजी यार, डीएसजी, एक मिनट, डीएसजी डायरेक्ट स्टीम जनरेशन, हाँ बोलो। 3000 लिखा हुआ है और ड्राई का क्या मतलब है? 3000 और ड्राई इसका क्या मतलब है सर? वाटर कूलिंग कर रहा है कि लीटर पर मेगावाट, 1 मेगावाट के लिए इतना वाटर कूल होगा। ठीक है। और ड्राई अगर स्टीम में आप कन्वर्ट करेंगे ना तब ये ड्राई होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप ये बना रहे हैं पैराबोलिक ट्रफ बना रहे हैं 1 मेगावाट का बना रहे हैं, तो इतना वाटर जो है वो उसमें आपका यूज होगा, जो आपको उसके वो टरबाइन को चलाने के लिए यूज होगा। जो आप पावर प्लांट बनाएंगे ना उसके लिए है ये। स्टोरेज पॉसिबिलिटी, यस, बट इट नॉट विद द डीएसजी। डीएसजी का मतलब होता है डायरेक्ट जनरेशन, डायरेक्ट स्टीम जनरेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्टीम जनरेशन पॉसिबल, बैकअप और हाइब्रिड मोड आप बना सकते हैं। इसको आप डीजे के साथ, डीजल जो जनरेटर होता है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड के साथ कनेक्ट कर। सोलर फ्यूल नो एंड आउटलुक फॉर द इम्प्रूवमेंट लिमिटेड। इसमें यानी कि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं पैराबोलिक ट्रफ में, तो लिमिटेड इम्प्रूवमेंट है, ज्यादा नहीं है। लीनियर, आशुतोष मौर्य वहां से साउंड आ रहा है भाई, आशुतोष बेटा साउंड, हाँ। ये देखिए LFR जो है ये लीनियर फ्रेक्शनल रिसीवर है, इसकी इफिशियंसी 8 to 10%, लैंड एक्यूपेंसी मीडियम, वाटर सेम कैपेसिटी सेम के लिए सेम यही चीजें हैं। उसके बाद पॉसिबल बैकअप हाइब्रिड मोड, यस, हाइब्रिड कर सकते हैं आप, बैकअप भी रख सकते हैं। ठीक है। सोलर फ्यूल्स नो सिग्निफिकेंट। उसके बाद आउटलुक फॉर द इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट। लीनियर फ्रेक्शनल रिसीवर मतलब इसमें आप आशुतोष बेटा साउंड तुम ये म्यूट कर दो। हाँ, टावर, जो टावर वाला अभी आपने देखा उसकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी है 20 to 35%। इसमें जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट 2000 लीटर है, इस सब में 3000 था। डिपेंडेंट ऑन द प्लांट कॉन्फ़िगरेशन, यस। सोलर फ्यूल, यस, वेरी सिग्निफिकेंट। पैराबोलिक डिशेज 25 to 30%, सबसे ज्यादा इसकी इफिशियंसी अभी आपने देखा था, सबसे ज्यादा इसकी टेम्परेचर भी अचीव हुआ था, सबसे ज्यादा मीडियम। उसके बाद लैंड एक्यूपेंसी स्मॉल, इसकी पैराबोलिक डिश की स्मॉल। उसके बाद वाटर कूलिंग लीटर पर मेगावाट नॉट रिक्वायर्ड, इसमें वाटर कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपने वाटर यूज किया उसके बाद वो डिस्पेस हो जाएगा, माने दूसरी आप वाटर यूज कीजिए या फिर भी उसको कूल कीजिए, कूल करके फिर जो कंडेंसर यूज करते उसकी जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट ऑन द प्लांट कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज पॉसिबिलिटी, यस, बट ऑन लिमिटेड। इसमें आप बैकअप और हाइब्रिड बना सकते हैं, बट लिमिटेड है इसके साथ करना, क्योंकि ये पैराबोलिक डिश जो है इसमें आप जनरेटर के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकता है, बट जब आउटपुट निकलेगा तब। ठीक है। उसके बाद सोलर फ्यूल, यस,
थ्रू मास प्रोडक्शन, आउटलुक फॉर द इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है पैराबोलिक में। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोरेज एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द सोलर थर्मल प्लांट। स्टोरेज का सबसे मेजर इशू जो आज के डेट में है सोलर पावर के लिए, वो है स्टोरेज कैपेसिटी। आप सोलर थर्मल ले लें या सोलर फोटोवोल्टेक में, तो बैटरी आपका स्टोरेज के लिए यूज हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो सोलर फोटोवोल्टेक को डैमेज करता है वो बैकअप सिस्टम, यानी कि बैटरी बैकअप सिस्टम। लेकिन सोलर थर्मल में आप बैकअप कहाँ से लेंगे? सपोज दैट डे में आपके पास लाइट है तो आपने पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन नाइट में क्या करेंगे? नाइट में कहाँ से होगा? तो अगर हम उस पर टोटली डिपेंडेंस हो सोलर थर्मल पावर पे, तो फिर तो नाइट तो हमारा अंधेरा में जाएगा, डार्क में जाएगा। तो इसकी सबसे मेजर इशू है कि बैकअप जो हमारे यहाँ है सोलर थर्मल, अब कुछ टेक्नोलॉजी जैसे यूज करते हैं कि जो स्टोन होते हैं उसको है सो हॉट करके दिन में है सो सनलाइट हुआ, उसको है सो वार्म अप करके रख लिया, नाइट में यूज किया। लेकिन वो चीजें एफिशिएंट नहीं है। फेज चेंज मटेरियल है उसको यूज कर लेते हैं, दिन में आपने उसको हीटअप कर लिया, वो आपका वार्म अप हो गया, मेल्ट हो गया, नाइट में जब टेम्परेचर कम होगा तो वो आपका हीट रिलीज करके सॉलिड हो जाएगा। बट सबसे मेजर इशू आज के डेट में सोलर थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी की है। इसको स्टोरेज करने की सबसे मेजर इशू है, जो आज अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, इस पे रिसर्च चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे या 4 बजे शाम तक सनलाइट मिल रहा है या 3 बजे तक, तब तक तो आपकी 2 बजे के बाद तो कैपेसिटी ऐसे ही डाउन होने लगेगा। तब तक आपका तो चलो घर की बिजली पंखे चलेंगे, लेकिन नाइट में जो मेजर इशू क्या होता है, हमारी लाइटिंग की कब रिक्वायरमेंट होती है? इन द नाइट। तो इन द नाइट में सोलर थर्मल पावर नहीं चलेगा, क्योंकि सनलाइट नहीं होगा। तो अगर टोटली हम सोलर पे डिपेंडेंट होंगे तो ये हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। इसमें फ्यूल बैकअप एंड फ्रॉम स्टोरेज सोलर डायरेक्ट, या आप ये देखिए मेगावाट में दिखा रखा है कैपेसिटी, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ये मेगावाट में कैपेसिटी दिखा रखा है। ये टू स्टोरेज, ये स्टोरेज और आप कर सकते हैं इतना, एक स्टोरेज हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ये दिखाया है कि कैसे कैपेसिटी है। सो टाइम ऑफ द डे आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दिखा रखा है कि 5 डेज से लेके 19 डेज तक सोलर डायरेक्ट जो है इसका ये दिखाया है। और ये क्या है? फ्यूल बैकअप, जो आपने बैकअप रख रखा है उसकी वजह से, फ्रॉम स्टोरेज से। और उसके बाद जब इससे ऊपर जाएंगे तो स्टोरेज ही यूज करना होगा, ये फिजिबल नहीं है। तो ये चीजें इसके बारे में, ये आपका जो अभी आप हम लोग बात कर रहे थे, जो लिनियर वाला सोलर पावर जो जिसमें टावर लगे हुए थे, रिसीवर, ये देखिए नंबर्स ऑफ एरिया, ये काफी ह्यूज एरिया जो है ज्यादातर ऐसे इसको यूज करते हैं। ये ज्यादातर आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान वगैरह में इस तरह के चीजें यूज की जाती है, एमपी वगैरह में जहाँ पर टेम्परेचर क्लाइमेट ज्यादा है। और ये देखिए कितना ग्लो हो रहा है, ये जब आएगा रिसीवर तो इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है कि आप अगर सेकेंड के लिए आप यहाँ पे रखें, आपको यहाँ पे आयरन मेल्ट हो जाएगा। अगर आयरन को आप रखेंगे तो आयरन भी मेल्ट हो जाएगा, इतनी ज्यादा इसकी टेम्परेचर होती है। तो ये जो है सो लेकिन ये सबसे मेजर वही है सोलर थर्मल के लिए कि डे में ही फिजिबल है, नाइट में फिजिबल नहीं है। आप इसको स्टोरेज करना चाहते हैं तो टैंक है तो आप उसको स्टीम को जनरेट करके इन द टैंक आप रख सकते हैं। लेकिन वो टैंक की कैपेसिटी जितनी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने स्टीम जनरेट करके 5 दिन 6 दिन तक रख सकते हैं। कुछ हावर के लिए आप रख सकते हैं, अल्टीमेटली आपको यूटिलाइज करना होगा। नहीं तो इतनी 100% वो इंसुलेटेड टैंक नहीं होता कि आपका जो है वो स्टीम कई दिनों तक वहां पे चल जाएगा या पूरी नाइट जो है सो वो हो जाए यूज हो जाएगा। तो ये मेजर इशू है इसकी स्टोरेज की। ये आप देखिए पैराबोलिक वाला ये जो था, ये इस तरह से लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर, ये आपका ये सोलर थर्मल कहाँ पे? एनर्जी प्लांट, ये आपका बैकेस्फीयर सी ए 2008 केम्बरलिना सोलर थर्मल एनर्जी प्लांट 2008 में ये लगा था, ठीक है। ये अपने यहाँ का नहीं है, बाहर का है कहीं पे उसका है। ये आपका है स्पेन में लगा हुआ है, ये सोलर थर्मल LFR है ये, ठीक है। तो ये स्पेन में है, ये रिफ्लेक्ट होके सारा ये रिसीवर पाइप लगा हुआ है, सारे के सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके इस पे आ रहा है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और उससे वाटर को स्टीम जनरेट किया, स्टीम जनरेट करके उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये है आपका LFR। ये आपका है ग्रांड स्पेन में ये भी है, ये PTC है आपका ये पैराबोलिक ट्यूब कलेक्टर जो है वो है आपका PTC। ये आपका है
स्पेन में ये भी है आपका, तो ये भी पीटीसी है आपका। एक्टिव को ये तो था आपका पावर प्लांट की कैसे का आप टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ जो है हमारा, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए हम कैसे। इसके लिए सबसे मेन क्या होता है, हमें ओपन एरिया चाहिए। कोई भी शेडिंग वगैरह या फिर रेसिडेंशियल एरिया इस तरह का नहीं हो कि बड़े बड़े टावर है उसके बीच में आप लगा देंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा। आप देख रहे हैं जहां भी ये टावर स्पेन वगैरह में लगा हुआ है, जहां भी ये सिस्टम लगा हुआ है वो ओपन एरिया है, फील्ड है या फिर स्नोई एरिया है, जहाँ पे आपका कवर्ड है, ये है पहाड़ी एरिया है, ओपन एरिया है, अचानक फील्ड है, बहुत बड़ा लैंड है, वहां पे ये चीजें यूज है। जहाँ पे क्राउडी एरिया है वहां पे आप नहीं इसको यूज कर सकते। अब एक्टिव कूलिंग, अब कूलिंग के लिए क्या क्या हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं।